आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या रीजन है जिस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। आइए शुरुआत करते हैं। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा याद रखिएगा कि जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं। ये एक डिमांड कर्व है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, दूसरी बात कही जा रही है द नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो नेगेटिव नीचे की ओर जा रहा है मतलब एक हिसाब से नेगेटिव इसे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये जो नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व है ये लॉ ऑफ डिमांड पे काम करता है। लॉ ऑफ डिमांड आप जानते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड राइज करता है। इसी बेसिस के ऊपर ये हमारा डिमांड कर्व काम करता है। आगे कहा जा रहा है नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व्स or inverse relationship between the price and the quantity demanded can be explained in the terms of following factors। तो ये जो नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व है या प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, उल्टा रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा, मतलब उल्टा रिलेशनशिप, और जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। और इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं आइए उनको भी समझते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है इनकम इफेक्ट, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चौथा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, और पांचवा है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। आइए इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके समझें। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसी को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट with an increase in the unit of a commodity consumed, every additional unit of the commodity gives lesser satisfaction to the consumer। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है हमको कि हर एक एडिशनल इन यूनिट जो भी हम किसी भी कॉमोडिटी का कंज्यूम करते हैं ना, उस हर एडिशनल यूनिट जो भी कॉमोडिटी का हमने कंज्यूम किया वो हमको कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन देता है जो पिछली कॉमोडिटी हमने कंज्यूम की। अगर आप लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं जानते हैं तो समझिएगा कि जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो जो पहली यूनिट होती है वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। जब उसी कॉमोडिटी का आप दूसरी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो पहली कॉमोडिटी जो आपने पहली कॉमोडिटी जो कंज्यूम की थी, पहला यूनिट जो कंज्यूम किया था उससे कम ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरे यूनिट में आपको और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चौथे में और कम मिलेगा, और एक टाइम आएगा जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा। फिर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी चली जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इन्होंने बोला द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट विद एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इसीलिए लोग बेसिकली सेम प्राइस पर डिमांड नहीं करते चीजें। आगे इन्होंने कहा इन अदर वर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इट्स कंजम्पशन। तो जो किसी भी कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो फॉल करता है जब भी हम उस कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को जब भी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके आगे कहा गया है इनकम इफेक्ट, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। इसमें इन्होंने बोला अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन द रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। इन्होंने बोला अ चेंज इन द डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द रियल इनकम, जब आपकी रियल इनकम चेंज होती है तो आपका डिमांड भी चेंज होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी
इसकी वजह से क्या होता है कि आपके कमोडिटी के प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। देखिए रियल इनकम का मतलब समझिएगा कि रियल इनकम अगर वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी मनी की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जब रियल इनकम इंक्रीज होती है, इसका मतलब आपके रुपी की, आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो इन्होंने यही बोला है कि अ चेंज इन डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम। अगर आपकी रियल इनकम चेंज हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से चेंज इन डिमांड आ रहा है, ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। तो इसकी वजह से अगर प्राइस में चेंज आ जाता है किसी कॉमोडिटी के, जो इसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। आगे इन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द रियल इनकम एंड देयर बाय इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी। मतलब अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस फॉल कर रही है, रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द रियल इनकम, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है, आपकी इनकम वही है, लेकिन अब आप कम पैसे में सेम चीज या ज्यादा ही खरीद पाएंगे। एंड देयर बाय इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप सेम अमाउंट लेकर के जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, और क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो वो जो कमोडिटी है उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और आप सेम अमाउंट में जितने में आप पहले खरीद रहे थे उतने में आप कंपेरेटिवली ज्यादा खरीद पाएंगे। अगला है हमारा फैक्टर नंबर थर्ड, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसमें उन्होंने बोला, देखिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूट आप समझते होंगे, जैसे आप जानते होंगे टी एंड कॉफी, एक के जगह दूसरे को हम कंज्यूम कर सकते हैं। पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी नहीं मिला तो कोक यूज कर सकते हैं, कोक नहीं मिला तो पेप्सी हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इनके जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब आप समझ रहे हैं कि सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आता है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में भी बदलाव आता है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला, एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे इन्होंने बोला है, द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, जब इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या निकल करके सामने आता है, हमारा प्राइस इफेक्ट। अब बात समझ रहे हैं, इनकम बढ़ेगी घटेगी तो भी प्राइस पे असर पड़ेगा, सब्सटीट्यूट गुड्स के दाम बढ़ेंगे घटेंगे तो भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने कहा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स जो भी हैं अगर वो इंक्रीज कर जाते हैं तो इसका भी एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी leads to an increase in the quantity demanded by the existing consumers due to income and substitution effect। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो भी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स द्वारा, जो पहले से आपके कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, उन्हीं वही इंक्रीज कर देंगे ड्यू टू इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आप बात समझ रहे हैं, मतलब हम यहाँ तो बात ही नहीं कर रहे कि नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से मौजूदा आपके कस्टमर्स हैं, वही क्या करेंगे, वो डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, रीजन क्या है, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, इसकी वजह से फॉल इन प्राइस हो गया। आगे इन्होंने बोला, at the same time when the price of commodity falls many new customers will start purchasing this commodity। अब समझ रहे होंगे ये बात कि अगर सेम मोमेंट पे प्राइस किसी कमोडिटी की फॉल कर जाएगी तो नए नए कस्टमर्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे आपके उस कमोडिटी के लिए, और इससे क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। और आखिरी हमारा जो फैक्टर है वो है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। इसमें इन्होंने बोला, देर आर सम गुड्स विच कैन बी पुट टू नंबर ऑफ यूजेस। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना जिनको हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्टील, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, एल्यूमिनियम बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका आप बहुत ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं।
तो अब होता क्या है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो हम इन गुड्स को लेकर के, इन चीजों को लेकर के हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब इनकी प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन द मोमेंट प्राइस विल फॉल, तो हम इन सारी चीजों को लेकर के बाकी सारी चीजें भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। यही चीज इन्होंने बोली, when the prices of such commodities are very high, they will be used for more important purposes only and very small quantities demanded। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गई तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि हम सिर्फ बहुत ही जरूरी चीजों में इनका प्रयोग करेंगे। बट when the price falls, these commodities are put to several other uses leading to an increase in the demand। ठीक है, और जैसे ही डिमांड बढ़ता है तो आपको मालूम है डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। वाई एक्सेस पे प्राइस होता है, एक्स एक्सेस पे क्यू होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और डिमांड बढ़ने का मतलब राइट वर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या रीजन है जिस वजह से जो एक डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट साइड डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।